एक आशा बहन की तरह, एक आंगनवाड़ी बहन की तरह ये हल्ला मचाना आपका पुराना काम है। बैठ जाइए। अतुल जी, एक महिला बोल रही है, कम से कम आज के दिन हम और आप मिलकर सम्मान महिला को दिखा दें। कृपया बैठ जाएं आप। बैठिए। से बहलाने का सामान न हमें समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं अधिकार सहित जीने का हक रखती हूँ, इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए। कि हम जानते हैं, पहचानते हैं तुम्हारे मन में क्या है और तुम्हारे मुंह में क्या है। में भी कुछ नहीं आ रहा है। सरिता भदौरिया जी, आप बोलें। ससुर हरवंश राय बच्चन की 2 लाइनों से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। ये हल्ला मचाना आपका पुराना काम है। बैठ जाइए। अतुल जी, एक महिला बोल रही है, कम से कम आज के दिन हम और आप मिलकर सम्मान महिला को दिखा दें। कृपया बैठ जाएं आप। बैठिए। हरवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि हम जानते हैं, पहचानते हैं तुम्हारे मन में क्या है और तुम्हारे मुंह में क्या है। सुन लीजिएगा, अब हम झूठ से बहलाने का सामान न हमें समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं अधिकार सहित जीने का हक रखती हूँ, इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए। सौरभ जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन में आज ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनकर खड़ी हूँ, जहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं है, ये भारत की आधी आबादी को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। आज जब हम महिलाएं 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने महान समाज सुधारकों को याद करना चाहिए, विशेष रूप से जिनका बार बार हवाला देकर ये लोग पीडीए की बात करने का काम करते हैं। हमें याद करना चाहिए राजा राममोहन राय के शब्दों को, हमें याद करना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों को, हमें याद करना चाहिए सावित्रीबाई फुले के उन शब्दों को और लोहिया जी के आचरण को। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इस देश की महिलाओं को शिक्षा और समानता की बात करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। राजा राममोहन राय जिन्होंने पूरे जीवन विधवा विवाह, बाल विवाह, महिला सम्मान के लिए, संरक्षण देने के लिए संघर्ष करने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। लोहिया जी भी कहते थे कि बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं को शिक्षा और समानता की बात समाज में उन्हें अधिकार तो दूर, जब सम्मान नहीं मिलता था 1873 में, तब उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कर समाज की में समानता की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले जी ने भारत की पहली महिला शिक्षिका बनकर यह साबित कर दिया कि अगर महिलाओं को अवसर मिलेगा तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करने का काम करेंगी। आज मैं इस सदन में एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, उन्हीं महान विचारकों की अगली कड़ी है। जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो हमें सिर्फ 2023 की सफलता नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमें उन 25 वर्षों का हिसाब भी चाहिए जब ये अधिकार बार बार रोके जाने का काम करने का काम इन लोगों ने किया है। महोदया, 1996 से लेकर 1923 तक जब जब महिला आरक्षण बिल इस सदन में आया, तब तब विरोध की एक मजबूत दीवार खड़ी हुई और उस विरोध की प्रमुख आवाजों में एक नाम बार बार सामने आया, जिनकी विरासत की बात ये लोग करते हैं, वो थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने कहा यह बिल ऊंची जात की महिलाओं के लिए है। उन्होंने कहा आरक्षण में आरक्षण नहीं होना चाहिए। महोदय, सवाल ये नहीं है उनका तर्क क्या था, लेकिन सवाल ये है कि उस तर्क का परिणाम क्या हुआ। उस तर्क का परिणाम हुआ कि इस देश की करोड़ों महिलाएं 25 सालों तक इंतजार करने को मजबूर कर दी गई। उस परिणाम ने हर उस महिला के सपनों को रोकने का काम किया जो इस सदन में खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती थी। 1998 में जब यह बिल फिर से आया, तब इस सदन ने एक और दृश्य देखा। हंगामा हुआ, डायस पर चढ़े, कागज फाड़े गए, प्रतियां फेंकी गई, प्रक्रिया को रोका गया और फिर वही हुआ, महिलाओं का अधिकार एक बार फिर टल गया। महोदय, अगर हम सुधार को इस तरह से रोकते जाएंगे
अगर हम बदलाव को बहस में उलझाकर टाल देंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी, ये बार बार चर्चा कर रही है। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, दूसरी इंदिरा जी थी, फिर राजीव जी थे। आखिर इन लोगों ने इस बिल का समर्थन करते हुए महिला आरक्षण को क्यों नहीं पारित करने का काम किया। ये सच है कि सामाजिक न्याय की बात जरूरी है, ये भी सच है कि हर वर्ग की महिला को समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन क्या समाधान ये था कि पूरे बिल को रोक दिया जाए? क्या समाधान ये था कि देश की आधी आबादी को इंतजार करने के लिए छोड़ दिया जाए? और जब पूरे देश की महिलाओं को सुरक्षा की बात करने पर पूरा देश चर्चा कर रहा था, तब भी 2014 में आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, दूसरी इंदिरा जी थी, फिर राजीव जी थे। आखिर इन लोगों ने इस बिल का समर्थन करते हुए महिला आरक्षण को क्यों नहीं पारित करने का काम किया। ये सच है कि सामाजिक न्याय की बात जरूरी है, ये भी सच है कि हर वर्ग की महिला को समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन क्या समाधान ये था कि पूरे बिल को रोक दिया जाए? क्या समाधान ये था कि देश की आधी आबादी को इंतजार करने के लिए छोड़ दिया जाए? और जब पूरे देश की महिलाओं को सुरक्षा की बात करने पर पूरा देश चर्चा कर रहा था, तब भी 2014 में मुलायम सिंह यादव जी ने एक चुनावी रैली में बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के संदर्भ में कहा, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इनके लिए फांसी नहीं होनी चाहिए। और अब आपके नेतृत्व में क्या उम्मीद रखें? इनके नेतृत्व में एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, 30 घटनाओं का जिक्र इन आंकड़ों में है। मैं टेबल करूंगी, समय की बाध्यता है। क्या जवाब देंगे सुल्तानपुर बलात्कार पीड़िता की मृत्यु फरवरी 2016 में हुई? क्या चिनट की घटना का, क्या बुलंदशहर हाईवे पर सामूहिक बलात्कार हुआ? और हद तो तब हो गई जब माँ बेटी को एक साथ संसार करने का काम इनकी सरकार के समय हुआ। इनकी सरकार में महिलाएं पीटी गई, लूटी गई, जलाई गई, टांगी गई, घसीटी गई, लेकिन एक भी नेता कभी उस पर कोई टिप्पणी व्यक्त करने के लिए नहीं आया। ये बार बार रोके जाने और बार बार आगे बढ़ाए जाने से संघर्ष की कहानी बन गई है। महोदय, एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने इस बिल को रोकने का काम किया और दूसरी तरफ वे लोग थे जिन्होंने हर बार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। अगर हम देखें कि इसे सबसे ज्यादा बार बार किसने आगे बढ़ाया है, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी का नाम हमारे सामने आता है। अटल जी ने 98 में, 99 में, 2002 में, 2003 में इस बिल को लाकर सदन में रखने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। महोदय, जरूरी यह है कि इस प्रक्रिया को बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। बार बार कहा गया कि जनगणना होगी, फिर सीमांकन होगा और उसके बाद ये कानून लागू होगा, जबकि सरकार ये कह चुकी थी कि प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा। हम जनगणना भी प्रारंभ कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आम सहमति से तमाम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अमित शाह जी कहते रहे और इन्हें हमारी पूरी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ये विश्वास नहीं कर पाए क्योंकि इनके मन में खोट था। महोदय, प्रक्रिया अपनी जगह थी, लेकिन क्या अधिकारों को प्रक्रिया के नाम पर टाला जा सकता है? क्या देश की आधी आबादी को ये कह देने पर्याप्त है कि आपका अधिकार सुरक्षित है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लें? मैं सदन में अपनी वाणी को एक कहानी कहकर विराम देना चाहूंगी। महोदय, एक भेड़ों का राज्य था। चुनाव के दौरान एक राजा ने भेड़ों से वादा किया कि वह हर भेड़ को एक एक कंबल देगा। भेड़ों का झुंड खुशी से झूम उठा। फिर एक मेमने ने धीरे से अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे कंबल के लिए ऊन कहाँ से आएगी? बस फिर वही सन्नाटा था। ऐसे ही देश ने कई सालों तक एक सन्नाटे को सहा है। ऐसे ही विपक्ष ने जनता की खाल का चमड़ा बनाकर जनता को ही बेचा है और बेचारी जनता सिर्फ मेमने की तरह सवाल ही कर पाई है। और आज उस कटघरे में पूरे देश की महिलाएं खड़ी हैं। अब महिलाएं जब अपने जीवन के परिवर्तन की कहानी अपनी जुबानी कहती हैं, अब महिलाओं को ये आशा है कि एक आशा बहन की तरह, एक आंगनवाड़ी बहन की तरह अभी हमारी माननीय विधायक जी, आशा समय हो गया। माननीय विधायक जी, मेरा 5 सेकंड चला गया तो मैं बोलूं, उसके बाद खत्म करूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सदन की सभी सम्मानित महिलाओं से कि हम बात करते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
हम आदि आबादी को चेतावनी देते हैं और आदि आबादी के साथ खड़े होकर इस बात को इस सदन में पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस तरीके से गुमराह करके देश की पार्लियामेंट में इस बिल को केवल उलझाने के लिए रोका गया और तमाम झूठे तथ्य, झूठे आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत किए गए, मैं समर्थन करती हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने इस बिल पर चर्चा करने के लिए और इस बिल पर निंदा प्रस्ताव लाने के लिए हम बहनों को यहाँ पर आमंत्रित करके एक दिवसीय सदन बुलाने का काम किया। हम आपको ये माननीय विधायक जी, विधायक जी मेरा 5 सेकंड चला गया तो मैं बोलूं उसके बाद खत्म करूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सदन की सभी सम्मानित महिलाओं से कि हम बात करते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम आदि आबादी को चेतावनी देते हैं और आदि आबादी के साथ खड़े होकर इस बात को इस सदन में पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस तरीके से गुमराह करके देश की पार्लियामेंट में इस बिल को केवल उलझाने के लिए रोका गया और तमाम झूठे तथ्य, झूठे आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत किए गए, मैं समर्थन करती हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने इस बिल पर चर्चा करने के लिए और इस बिल पर निंदा प्रस्ताव लाने के लिए हम बहनों को यहाँ पर आमंत्रित करके एक दिवसीय सदन बुलाने का काम किया। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मुख्तसर हमको न समझो है समझने वालों, हम दरिया है जो समंदर का सिला रखते हैं। आने वाले 27 में, आने वाले 29 में हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, और ये कहानी लिखेंगी उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अधिष्ठाता माननीय विधायक सुरभि, डॉक्टर सुरभि।